हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विशाल सेंगर। आज हम जानने वाले हैं मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिसीज के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही खास है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। मानव रोग क्या होते हैं? कोई भी बीमारी जो शरीर को लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपने सामान्य कार्य प्रणाली को भी नहीं कर पाते हैं, उसे हम डिसीज कह देते हैं, उसे हम बुखार कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सोकर उठे और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हरारत हो रही है, तो इसी को हम रोग मान लेते हैं। तो ये सामान्य रोग हो गए, जिसमें हमारी कार्य प्रणाली जो है, मानव के शरीर की कार्य प्रणाली है, वो सामान्य रूप से काम नहीं करती, उसे हम डिसीज बोल देते हैं, मानव रोग। यही इसकी परिभाषा है। क्या लिखा हुआ है कि वह अवस्था जिसमें शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है या फिर बाधित हो जाती है, उसे हम रोग कह देते हैं, उसे हम डिसीज कह देते हैं। ये मुख्य प्रकार इसके अगर बात करें तो दो प्रकार के रोग हमारे लिए होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग, जिन्हें हम अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, जेनेटिक रोग्स भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जिन्हें हमें हमें दान में मिल जाते हैं, भाई हमें ग्रहण करने में मिल जाते हैं, या फिर बाहरी वातावरण से हमें मिल जाते हैं, जैसे कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ये दोनों रोग होते हैं। अब हम बात करते हैं जन्मजात रोग की। तो जन्मजात रोग कौन से होते हैं? इन्हें आनुवांशिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। आप इन्हें जेनेटिक डिसीज के नाम से ज्यादा याद करेंगे तो बेहतर होगा। ये कौन से रोग होते हैं? ये वह रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं, हमारे माता पिता से हमें मिले हैं। कैसे हम तक पहुंचे हैं? तो हमारे जीन्स, गुणसूत्रों की वजह से हमारे ही शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो लिखा है कि ये वे रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जीन या गुणसूत्र के माध्यम से गर्भावस्था के समय या जन्म के साथ ही आ जाते हैं। ऐसे रोग जन्मजात रोग या फिर आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। इसमें पहला रोग आता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसमें दोष होता है, जिसकी वजह से आरबीसी पूरी तरीके से नष्ट होने लगती है बार बार, और जो मरीज होता है उसे बार बार अपना खून चढ़वाना पड़ता है। ऐसे मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, अधिकतर बच्चे इससे ग्रसित रहते हैं। और ऐसा रोग होता है थैलीसीमिया रोग। तो आपसे पूछा जाए कि थैलीसीमिया रोग में क्या होता है? आरबीसी जल्दी नष्ट हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और थकान होती है। इसके बाद दूसरा रोग आता है सिकल सेल एनीमिया रोग। ये सिकल सेल एनीमिया रोग जो है, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो भाई 22 डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा 22 जिले इससे ग्रसित हैं। और ये सबसे ज्यादा ट्राइबल एरियाज में देखने को मिला है। यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, वहां पर देखने को मिला है सिकल सेल एनीमिया रोग। इसमें क्या होता है कि देखिए, सामान्य कार्य प्रणाली में अगर हम देखें तो हमारी जो रक्त की नलिकाएं हैं, उनमें जो आरबीसी बहती है उसका आकार गोल होता है। हमारी आरबीसी का आकार गोल होता है। लेकिन जैसे ही किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसकी आरबीसी का आकार जो है वो हंसिए का आकार की हो जाती है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि आरबीसी गोल ना होकर के हंसिए के आकार की हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाई जो ट्राइबल एरियाज में लोग होते हैं, वो जंगलों में अपने दैनिक दिनचर्या के लिए अधिक समय व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से जंगल में जो जंगली मच्छर हैं वो उन्हें काट लेते हैं और बार बार वो रोग से ग्रसित हो रहे होते हैं। इसके बाद भी प्रॉपर इलाज ना मिलने के कारण ये अपने अंदर जो इम्यूनिटी इनका शरीर डेवलप करता है, उसकी वजह से जो आरबीसी है वो अपना आकार बदल ले रही है, और आकार बदलने के कारण वो हंसिए के आकार की हो जाती है। जब ये हंसिए के आकार की आरबीसी हो जाती है तो ये फिर आगे चलकर बढ़ ही नहीं पाती है और बेसल्स में फंस जाती है। हंसिए के आकार की हो जाएगी तो भाई बेसल्स में फंस जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैर में सूजन आ जाती है, पूरा का पूरा शरीर दर्द से कराहने उठता है। इस प्रकार का दर्द इसमें सहन करना पड़ रहा है लोगों को। तो लिखा भी है, रक्त प्रवाह में अवरोध आ जाता है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया की पहचान है। और इसी के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया को मिटाने का काम भी चल रहा है। ये वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। ये भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। फिर आते हैं हम हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग को शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं भाई इसे शाही बीमारी? इसे शाही बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन के घरानों से चली आ रही है।
ब्रिटेन के घराने को सबसे पहले ये हुई थी, राज परिवार के लोगों को सबसे पहले हुई थी। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का जमना बंद हो जाने के कारण ये रोग होता है, इसे हीमोफीलिया कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे रोगी को जरा सा भी कोई सुई बिछवा दे या फिर पिन बिछवा दे या जरा सा कट भी लग जाता है तो पूरा रक्त उसी स्थान से बह जाने की संभावनाएं होती हैं। इसी को कहते हैं हीमोफीलिया रोग। इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? डाउन सिंड्रोम में जैसा कि आप जानते हैं कि मानव के जो कोशिकाएं हैं उनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल मिला करके 46 गुणसूत्र हमारे पास होते हैं। उन 23 जोड़ी गुणसूत्र में से अगर 21वें जोड़ी गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम की बीमारी में देखिएगा इस तरीके के बच्चे जन्म लेते हैं और इस तरीके के बच्चे मानसिक विकलांग होते हैं, मानसिक मंदता वाले होते हैं, एब नॉर्मल बच्चे होते हैं, मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं जो चेहरे की बनावट से इस तरीके के ही दिखते हैं। आपने इसके लिए अभी जो सितारे जमी पर मूवी आई थी आमिर खान की, उसे देखा होगा। उसमें भी डाउन सिंड्रोम नाम से जितने भी मरीज होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। कई प्रकार की मानसिक बीमारियों के बारे में उसमें खिलाड़ियों को ऊपर एक रोल प्ले करके बताया गया है। आप उस मूवी को देख सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रुगाडा सिंड्रोम। ये ब्रुगाडा सिंड्रोम जो है, इसमें हृदय की विद्युत प्रणाली में दोष उत्पन्न हो जाता है। हृदय की प्रणाली सही से काम नहीं करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जन्मजात रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा थैलीसीमिया, जिसमें आरबीसी जल्दी नष्ट हो जा रही थी। फिर हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी हंसिए के आकार की हो जा रही थी। इसके बाद हमने देखा हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और डाउन सिंड्रोम, इसमें 21वें जोड़ी गुणसूत्र की कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से मानसिक मंदता आ जाती है, चेहरे की असामान्यताएं आ जाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा ब्रुगाडा सिंड्रोम, इसमें हृदय की विद्युत प्रणाली में दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अर्जित रोग। अर्जित रोग क्या होते हैं? ये वे रोग होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के समय नहीं मिलते, बल्कि जन्म के बाद विकसित होते जाते हैं। जैसे जैसी हमारी दिनचर्या होगी, हम किसी रोग के संपर्क में आ जाते हैं, किसी वायरस के संपर्क में आ जाते हैं, तो तब हो जाता है, या फिर हमारी ही दिनचर्या की वजह से, हमारे ही खान पान प्रणाली की वजह से ये रोग हमें लग जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। दो प्रकार के रोग होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो हमें सूक्ष्म जीव से लग जाते हैं, जैसे कि वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या कृमि से। इन सभी से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब ये रोग संक्रामक रोग या तो इन वायरस से फैल जाएं तब हो जाएंगे, या फिर हम इस प्रकार के रोगी के संपर्क में आ जाते हैं तब भी हमें संक्रामक रोग हो जाते हैं। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं भाई? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो हमारी अनियंत्रित खान पान की वजह से होते हैं, जो हमारी अनियमित जीवन शैली की वजह से होते हैं। यानी हम सही ढंग से अपनी जीवन शैली को नहीं जी रहे होते हैं या अनियंत्रित खान पान कर रहे होते हैं, तब हमें असंक्रामक रोग हो जाते हैं। और ये एक तरीके से क्रोनिक डिसीज होते हैं, दीर्घकालिक रोग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इनकी गोलियां दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं। जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज हमारे अनियमित खान पान इसकी वजह से होती है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी, ये सारी बीमारी जो है ये असंक्रामक रोग की वजह से होती है। इसके बाद आते हैं वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से होने वाले रोग। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। वायरस से होने वाला पहला रोग है इन्फ्लुएंजा रोग। ये इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसके लक्षण क्या है भाई? इसके लक्षण है कि इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे सामान्य लक्षणों से ये रोग हो जाता है। आपको पता होगा कि भाई 2019 में एक बीमारी आई थी कोरोना। अगला लिखा हुआ है कि कोविड-19 किस वजह से होता है? कोविड-19 सोर्स कोव 2 वायरस की वजह से होता है। और ये 2019 में ये बीमारी आई थी। इसे चाइनीज फ्लू के नाम से भी जाना गया था, इसे कोरोना के नाम से भी जाना गया था। और इसके लक्षण क्या था? इसमें बुखार आता था, खांसी आती थी, सांस लेने में कठिनाई आती थी, ये सब चीजें इसमें हुआ करती थी। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा रोग, ये भी स्पेनिश फ्लू के नाम से आया था भाई। और ये कब आया था? ये आया था पूरा का पूरा 100 साल पहले।
1919 में जो बीमारी आई थी पूरे विश्व में आई थी, जिसमें भारत से भी करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से जनसंख्या विभाजक वर्ष भी 1921 को जो हम कहते हैं उसमें भी जनसंख्या में काफी कमी देखने को मिली थी। तो उसका कारण भी स्पेनिश फ्लू को कहीं ना कहीं माना जाता है। ये स्पेनिश फ्लू में इन्फ्लुएंजा ने ही अपना कहर सबसे ज्यादा बरपाया था। इसके बाद हम देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसे छोटी माता रोग भी कहा जाता है। इसमें शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, इसे छोटी माता रोग भी कहा जाता है। अब ये किस वायरस की वजह से होता है, तो ये होता है बेरीसेला जोस्टर नाम के वायरस की वजह से। इसे आपको याद रखना है, चिकन पॉक्स का वायरस का नाम क्या है, बेरीसेला जोस्टर। इसमें क्या होता है, शरीर में दाने आ जाते हैं, खुजली आ जाती है या फिर बुखार की समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। और पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो शरीर का लीवर अंग इससे प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से। इसमें लीवर पूरा का पूरा आपका सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद आता है रेबीज। रेबीज किसकी वजह से होता है भाई, रेबीज वायरस की वजह से रेबीज होता है। और रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता, ये बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, चूहे के काटने से, छछूंदर के काटने से तक रेबीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जल से डर लगता है, पानी से डर लगता है, भ्रम होता है, लकवा होता है, इसी वजह से रेबीज होता है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और होती है। इसमें 1 से 2 महीने में ही मरीज की मृत्यु हो जाती है अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो। इसलिए जब भी कोई घरेलू जानवर या पालतू जानवर जो है वो आपको काट ले तो फिर आपको वैक्सीन पूर्ण वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं पोलियो पर। पोलियो वायरस की वजह से पोलियो रोग हो जाता है। इसमें शरीर में शारीरिक अपंगता आ जाती है, शरीर का कोई भी एक भाग जो है वो पूरी तरीके से छोटा हो जाता है, शारीरिक अपंगता इसमें आ जाती है। अब ये दूषित भोजन की वजह से, दूषित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहने की वजह से भी पोलियो की समस्या देखी गई है। ये 2014 में भारत से पूरी तरीके से मिट गई है ये बीमारी, इसे पोलियो मुक्त कहा गया है। वही भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है पूरी तरीके से। इसके लिए एक वैक्सीन भी पिलाई जाती थी 2 बूंद जिंदगी के। इसमें हर शनिवार, रविवार, अब तो मंगलवार को शायद वो वैक्सीनेशन चलता है। इसमें 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाए जाते हैं, जिससे पोलियो का वैक्सीनेशन हम कहते हैं। इसके बाद आती है मीजल्स। मीजल्स बीमारी को खसरा नाम से भी जाना जाता है। ये मीजल्स वायरस की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल दाने पड़ जाते हैं, इस तरीके का देखने को मिलता है। ये मीजल्स बीमारी जो है ये मीजल्स वायरस की वजह से होती है। इसमें शरीर में क्या होता है, दाने, खांसी, बुखार, ये सभी होते हैं। इसके बाद अगला रोग आता है, अगला रोग है डेंगू। डेंगू वायरस की वजह से होता है। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने की वजह से होता है भाई, डेंगू एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। ये एडीज नाम का एक मच्छर होता है जिसकी वजह से हमें डेंगू रोग हो जाता है। डेंगू रोग होने पर शरीर में सबसे ज्यादा तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, पूरे का पूरा जोड़ और सिर दर्द भारी होता है। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स को भरने के लिए फिर पपीते का रस, कीवी फल, ऐसे फल बताए जाते हैं। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो अगर ये 0 से 5 या फिर 50 इतनी बचती हैं तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए डेंगू एक जानलेवा बीमारी है और ये हमेशा सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलती है, सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलती है। और डेंगू का जो मच्छर है ये एडीज मच्छर, ये हमेशा साफ पानी में ही जन्म लेता है। इसलिए सितंबर अक्टूबर के समय में साफ सफाई घरों की जरूरी होती है, जिसमें रखे हुए पानी को हमें निकालना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग है तपेदिक रोग, जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तपेदिक रोग निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो भाई बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इस रोग का प्रकार क्या है, ये प्रकार है भाई संक्रामक। और इस रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग क्या है, फेफड़े। फेफड़ों के प्रभावित होने से ही टीबी बन जाती है। 1 हफ्ते से ज्यादा खांसी को भी टीबी कह देते हैं।
इसके लिए BCG का वैक्सीन लगाया जाता है और ये बचपन में ही लग जाता है, 0 से 6 महीने के बीच ही वैक्सीन लग जाता है, जिसकी वजह से अब आने वाली पीढ़ियों में टीबी की समस्या कम से कम देखने को मिलती है। तो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था डोट्स। इसमें टीबी का पूरा कोर्स कराया जाता है, क्योंकि टीबी की बीमारी ऐसी होती है जिसमें अगर कोर्स चूक जाता है या कोई एक दवाई समय पर नहीं लेते हैं तो भी पूरा का पूरा टीबी वापस से उसे ग्रसित कर सकता है। इसी वजह से घर घर जाकर के पूछा जाता है कि समय पर दवाइयाँ ली जा रही हैं कि नहीं ली जा रही हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने इसे बखूबी ढंग से निभाया है, इसी वजह से आज देखने को मिल रहा है। इसमें डोट्स नाम से अभियान चलाया गया था, जिसमें पक्के इलाज का पक्का वादा नाम से एक टैगलाइन भी चलाई गई थी और घर घर जाके मरीजों से पूछा जाता है। इसके बाद आता है हैजा। हैजा की बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? भाई विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरियल डिसीज की वजह से हैजा हो जाता है हमारे शरीर में, जिसमें संक्रमण का तरीका क्या है? भाई दूषित पानी को पीने से या दूषित भोजन को खाने से ये रोग हमारे शरीर में हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें लूज मोशन हो जाता है, उल्टी होती है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन और कमजोरी आ जाती है शरीर में। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंतें। मानव की आंतें सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है टाइफाइड। टाइफाइड रोग किसकी वजह से होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइफाइड रोग जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइफाइड रोग किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये भी दूषित भोजन और पानी की वजह से होने वाला रोग है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड की वजह से प्रभावित हो जाता है? तो इसमें आपको स्प्लीन लगा करके आना है। स्प्लीन, तिल्ली, शरीर का स्प्लीन वाला भाग, तिल्ली वाला भाग जो है वो टाइफाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इस तिल्ली वाले भाग को प्लीहा भी कहा जाता है। प्लीहा, इसे हमने पहले भी पढ़ा है। प्लीहा ये जो है ये कोशिका का, जब पार्ट हम पढ़ रहे थे तब पढ़ा होगा, सॉरी कोशिका का नहीं, आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी का कब्रिस्तान, इसी को कहा जाता है प्लीहा को, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है वो कोरोनावैक्टीरियम डिप्थरी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि भाई गले में झिल्ली बनने लगती है, गले में दर्द हो जाता है, सांस को लेने में कठिनाई होती है। और इसे रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसे रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब हमने पढ़ा कि इससे पहले टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसमें हम बीसीजी का टीका लगवा रहे थे, इसमें डीपीटी का टीका लगवाते हैं। डीपीटी के टीके से डिप्थीरिया नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है पेचिस। पेचिस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज, किस बैक्टीरियल डिसीज बैक्टीरिया के कारण होती है? तो भाई शिगेला, शिगेला के कारण ये होती है। या तो शिगेला पूछा जाएगा या एस्चीरिया कोलाई नाम से पूछा जाएगा। एस्चीरिया कोलाई एक परजीवी होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारे शरीर से कोशिकाओं से भोजन ले रहा होता है और हम ही को ही परेशान कर रहा होता है। इस पेचिस की वजह से बड़ी आंत प्रभावित होती है और सबसे ज्यादा कमजोरी आ जाती है, शरीर में खूनी दस्त शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द, बुखार, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं पेचिस की वजह से। आगे लिखा हुआ है प्लेग। एक को बुबोनिक प्लेग, काला जार इस नाम से भी जाना जाता है और ये फैलता है चूहों के कारण। प्लेग की बीमारी चूहों के कारण फैलती है। इसे 14वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा कहर बरपाया था इसने यूरोप में, इसीलिए इसे काला जार, काला रोग या ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना गया। आधे से ज्यादा यूरोप को खाली कर दिया था चूहों के संक्रमण की वजह से। चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं से ये बीमारी होती है और इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इसकी वजह से प्लेग हो जाता था। 1893 की बात है कि जो हमारा मुंबई वाला इलाका था उस मुंबई में भी सबसे बड़ा प्लेग आया था जिसमें कई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी 1893 में। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहला आता है मलेरिया। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो भाई मादा एनीफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है, एनीफ्लीज। इसका नर मच्छर फलों के रस को चूसता है, लेकिन मादा मच्छर जो है वो इंसानी खून को चूसती है।
ये मादा एनाफ्लीज नाम की जो मच्छर है, मच्छरनी है, उसी की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। और इसमें लक्षण क्या है भाई? बुखार, ठंड, चक्कर आ जाना, ये सभी इसमें लक्षण। इसके बाद आता है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस रोग जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी वजह से अमीबाइसिस हो जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के लिखे हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। जियार्डियासिस, ये जियार्डियासिस लेमिलिया के द्वारा होता है। लिस्मेनियासिस, ये लेइसमेनिया, दोनों वानी के द्वारा होता है। एक है टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये टोक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी द्वारा होता है। इसके बाद लिखा है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, ये क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जीवाणु, फिर आते हैं कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग, इसे हेलिमेंथिस भी बोलते हैं, हेलिमेंथिस डिसीज। इसमें शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े केंचुए की तरह होते हैं, इन कीड़ों से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसमें पहला रोग है एस्केरिस। एस्केरिस होता है एस्केरिस लुम्ब्रियोकोइड्स से। ये एक प्रकार का कृमि होता है जो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, वजन घट जाता है। इसके बाद आता है फाइलेरिया। ये फाइलेरिया इंपॉर्टेंट है भाई। फाइलेरिया की वजह से हमारे शरीर में हाथी पांव की बीमारी हो जाती है, और हाथी पांव की बीमारी इतनी बुरी होती है जिसमें पूरा का पूरा पैर जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसमें सुन्नपन आ जाता है और हाथी पांव बन जाता है। और ये बुचरेरिया बैंकॉफ्टी नाम के कृमि की वजह से होता है, जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, इससे पैरों में सूजन आ जाती है। इसके बाद आता है टिनियासिस। टिनियासिस टीनिया सोलियम नाम के जो कृमि है उसकी वजह से होता है। इसके बाद आता है हुकबर्म। हुकबर्म एंकियोलोस्टोमा ड्यूडने नाले की वजह से होता है। फिर आते हैं सेक्सुअल डिसीज। सेक्सुअल डिसीज में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है एड्स। एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूछा जाता है कि एड्स किस वायरस की वजह से होता है, तो एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस का भी पूरा नाम पूछा जाता है कि ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस। इसके बाद आता है सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग ट्रिपेनोसोमस पैलिडम के वजह से आता है, और इसमें भी शरीर में कई प्रकार के जो बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है गोनोरिया। गोनोरिया नेसेरिया गोनोराई द्वारा होता है। इसके बाद लिखा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक प्रकार का सेक्सुअल डिसीज है, यौन जनित रोग है। ये हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा वायरस की वजह से होता है। इसके बाद लिखा है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस के द्वारा होता है। वो लास्ट में लिखा हुआ सेक्सुअल डिसीज, इसका नाम है हर्पीज। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि हमने सारे रोगों को अभी कवर कर लिया है। अब बचे हुए हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग की जब हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कैंसर। तो कैंसर से एक क्वेश्चन तो यही आता है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवों का नाम क्या है, जीन का नाम क्या है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को कहते हैं ओन्कोजीन। ये ओन्कोजीन के नाम से जाने जाते हैं। और कैंसर क्या होता है? कैंसर को हिंदी में लाइलाज बीमारी या नासूर भी कहा जाता है। नासूर, जिसका कोई इलाज ही ना हो। क्यों कहा जाता है इसे नासूर? क्योंकि इसमें शरीर के किसी भी एक भाग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। वे कोशिकाएं वहीं से बार बार बढ़ती रहती हैं, और ठीक होने के बाद भी उसे उस भाग को काट देने के बाद भी ये वापस से बढ़ने लगती हैं। तो उसी भाग को हम कैंसर कह देते हैं। यानी शरीर की किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिकाएं अगर अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही हैं, वही कैंसर कहलाता है। अब इसमें लक्षण क्या है? गांठें हो जाती हैं, थकान हो जाती है, वजन घटने लगता है, और कैंसर की इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके बाद आता है मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है, और डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। ये इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में निकलता है और शक्कर की मात्रा को घटाने का काम करता है। और जब इंसुलिन की मात्रा ही कम हो जाएगी तो शक्कर को घटाएगा कौन? ऐसे में मरीज जब ज़्यादा शक्कर खाता है, ज़्यादा शुगर खाता है, तो उसके शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसका भी लक्षण क्या है? अधिक पेशाब आना, प्यास लगना, कमजोरी आना, ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं। इसके बाद आता है उच्च रक्तचाप की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो तनाव की वजह से, मोटापे की वजह से, अधिक नमक के सेवन की वजह से भी होता है। इसके लक्षण क्या है? वही सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, ये हाई BP के जो है लक्षण। इसके बाद आता है हृदय रोग।
हृदय रोग जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाता है, उच्च रक्तचाप की वजह से हो जाता है। इसमें लक्षण क्या है? सीने में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, इस प्रकार से हृदय रोग होता है। इसके बाद लिखा है एलर्जी। एलर्जी में प्रतिरक्षा तंत्र से अधिक प्रतिक्रिया देने लगता है, यानी हमें धूल से या किसी अन्य चीज से जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। इसके बाद आता है दमा। दमा को अस्थमा कहा जाता है, अस्थमा या दमा। इसमें पंप का यूज करना पड़ता है, सांस उखड़ने लगती है, सांस फूलने लगता है मरीज, और वायु मार्ग में सूजन आ जाती है, इस वजह से ये सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बाद आता है मोटापा। मोटापा अधिक भोजन निष्क्रियता से होता है, या फिर इसमें क्या होता है लक्षण? वजन बढ़ने लगता है। इसके बाद मानसिक रोग। मानसिक रोग तनाव की वजह से होते हैं, आनुवांशिकता से भी हो सकते हैं, इस प्रकार से डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, तो इस प्रकार के रोग होते हैं। फिर आता है गुर्दे की विफलता, इसे किडनी फेलियर कहा जाता है, किडनी फेलियर। इसमें ये तो संक्रमण की वजह से होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इस प्रकार से हमने देखे कि असंक्रामक रोग किन कारणों से फैलते हैं। भाई हमारी अनियमित खान पान की जीवन शैली की वजह से, हम सही ढंग से नहीं रह रहे हैं, उसकी वजह से ये असंक्रामक रोग होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।